नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में आकर दिल्ली के अस्पतालों में बाहर से आए लोगों का इलाज होगा। साथ ही कहा कि दिल्ली की जनता काफी परेशान है क्योंकि दिल्ली में विदेश से आई हुई सभी फ्लाइट्स लैंड हुई थी। सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में दुनिया से जो फ़्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ़्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुँच जाएंगे, तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। अब लोग चिंतित हैं कि भाई बाहर से भी इतने सारे लोग आएंगे जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या है। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। इसके साथ ही सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था, और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएम की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके, और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के होने वाले इलाज के बारे में कहा कि दिल्ली सबकी है, दिल्ली में सबका इलाज होना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
पूरे देश की है और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और हर देश के हर व्यक्ति का इन हॉस्पिटल पे अधिकार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं अगर हैं तो एम्स में ही मिलती हैं लोगों को, तो एम्स बड़े हॉस्पिटलों में आता है। तो जो एम्स में पहले से लोग दिखाते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सबकी है। सीएम केजरीवाल ने जो फैसला लिया था कि दिल्ली में महज दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, इसको लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सही फैसला लिया है कि दिल्ली में सभी लोगों का इलाज करवाया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। केजरीवाल जी ने डिसीजन लिया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में केवल दिल्ली निवासियों का ही इलाज होगा, बाहर के लोगों का नहीं होगा। उसके ऊपर बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए थे और ये भी कुछ लोगों ने कहा था कि दिल्ली में तो हिंदुस्तान भर का व्यक्ति आता है और रहता है, बाहर से आके ही रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं इसी तरह से आए हैं और उनके कैबिनेट के कितने कौन लोग हमेशा से दिल्ली में ही रहने वाले हैं पुश्तों से, ऐसा नहीं लगेगा। और ठीक निर्णय लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और निर्देश दिए कि जो भी इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में आएगा उनको इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा कि दिल्ली पूरे देश की है। दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज करने का फैसला बिल्कुल सही है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं, वो अपने आप को दिल्ली का कैसे बताते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली पूरे देश की है, कोई एक राज्य की दिल्ली नहीं है। एलजी का फैसला बिल्कुल न्याय संगत, तर्क संगत और देश के संघीय व्यवस्था के तहत। चिदम्बरम ने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासी ही क्यों? श्री केजरीवाल कृपया बताएं कि दिल्ली वासी कौन है? खुद केजरीवाल दिल्ली वासी नहीं है, खुद तो रहने वाले हरियाणा के हैं। चुनाव लड़ने के पहले भी नोएडा में रहते थे, तो अपने आप को दिल्ली का कैसे बताते हैं मुख्यमंत्री जी? तो ये पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे फैसले होते हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने पर उन पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा है कि राजनाथ सिंह लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली सरकार को सर्कस बोल रहे हैं, ये अनुभव के बोल हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसकी प्रशंसा खुद आईसीएमआर कर चुका है। महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है, आईसीएमआर ने भी उसकी प्रशंसा की है। फिर भी केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र की सरकार को सर्कस की उपाधि दे रहे हैं। हंटर से चलने वाली सरकार के मंत्री सर्कस की उपाधि दे रहे हैं, ये उनके अनुभव के बोल हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने के बाद राजनीति गर्माती जा रही है, जिसके चलते लगातार उनके सर्कस वाले बयान पर कई नेता पलटवार कर चुके हैं। वहीं अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा का बयान सामने आया है। बढ़ती महामारी के बीच भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियों को सर्कस कहा जाए या फिर महाराष्ट्र की सरकार जो कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है उसको सर्कस कहा जाए। जब विश्व के सभी देशों के अंदर संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2 लाख के पार गया तो वहां की सत्ताधारी पार्टियों ने चिंता जताई और अफसोस जताया। लेकिन भारत की सत्ताधारी पार्टी आज 2.5 लाख से ऊपर हमारे लोग संक्रमित हो गए हैं तो चुनावी रैलियों के जश्न मना रहे हैं। केंद्र की ये संवेदनहीन सरकार की इस सर्कस को पूरा देश देख रहा है। मात्र इस सर्कस के अंदर जोकरों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। आज भारतीय जनता पार्टी को संक्रमण के समय में, लोगों की बेबसी के समय में भी राजनीति सूझ रही है। अगर ये कोरोना कंट्रोल हो जाता तो श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता, और अगर आज बढ़ रहा है तो उसकी जवाबदारी राज्य की सरकारों पर डालने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। रक्षा मंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा
कि भारत के LAC पर लद्दाख में वहां पर क्या सर्कस चल रही है चाइना के साथ में, उसके ऊपर आप वक्तव्य करेंगे तो उचित रहेगा। देश की जनता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बाद आज पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित किया। दिल्ली से वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने संबोधन में शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने भले ही बीजेपी को 303 सीटें दी, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बंगाल के लोगों ने हमें 18 सीटें दी। इसके साथ ही बंगाल सरकार पर केंद्र की योजनाएं लागू न करने का आरोप लगाते हुए शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा, ये राजनीति की चीज नहीं है, राजनीति के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो, दो हाथ हो जाए। आप बंगाल में गरीबों के लिए केंद्र की योजना आने नहीं दे रही है। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ना रोज वैली स्कैम होगा, ना शारदा चिटफंड स्कैम होगा, ना नारदा स्कैम होगा, ना वकफ का घोटाला होगा, ना भतीजा गेट होगा, ना ट्राइडेंट लाइट घोटाला होगा, ना एडमिशन घोटाला होगा। घोटाला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देने का काम हम करेंगे। प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो, क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लीड रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आए। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैला होगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो मित्रों। और कितना भ्रष्टाचार, हा, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही। इतना भ्रष्टाचार कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। ढेर सारे भ्रष्टाचार के किस्से मेरे पास है। वो सब तो ठीक है, मगर आप अम्फान, तूफान और कोरोना में भी अगर भ्रष्टाचार करते हो तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया है। मानकोट सेक्टर के पास सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और LOC के पास मानकोट सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में रोड ओपनिंग पार्टी के कर्मियों को बारामूला हंदवाड़ा राजमार्ग के किनारे एक बार में एक संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली। घटनास्थल पर सेना का बम डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद है। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने उरी सेक्टर के नव्वा गांव में पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की खोज कर निरस्त कर दिया है। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी ने आज सुबह बारामूला हंदवाड़ा मार्ग पर लाडूरा रफियादाबाद के निकट आतंकियों की ओर से लगाई गई एक शक्तिशाली IED का पता लगाया। IED को निष्क्रिय बनाने के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। बिहार सरकार की ओर से सभी पार्क और चिड़ियाघर खोलने की अनुमति मिलने के बाद पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान और
राजधानी वाटिका लोगों के लिए खुल गए हैं। गेट पर ही लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 8 दिन के बाद हम लोग जब से पार्क बंद हुई है, पहली बार आज हम लोग पार्क में आए। महसूस हुआ कि अब लॉकडाउन कोरोना पे थोड़ी विजय प्राप्त कर ली गई है। अच्छा लग रहा है और अच्छी माहौल भी है और अब भविष्य में हम लोगों को लगता है कि ये आज़ादी बरकरार रहेगी और सरकार की जो प्रयास है वो सफल होगा और हम लोग डेली घूम पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। एक्चुअली एक बहुत बड़ी समस्या है कि बीमारी भी घर करने लगी थी। अब लोगों को नहीं टहलना, बेडरूम में रहना और अखबारों से डर लगना, ये सब मिला जुला कर स्थिति इतनी खराब थी कि लग रहा था कि शायद लॉकडाउन कब खुलेगी, नहीं खुलेगी। तो अब अच्छा लग रहा है और आने वाले दिन और अच्छा हो, यही मेरी शुभकामना है और कामना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन और फ्री रह जाए। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर खुल जाने के बाद भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही कहा कि हमने जमीन पर गोले बना दिए हैं, हर दुकान पर सैनिटाइजर रखे गए हैं। हमने यहां सबको तिलक भी खुद लगाने को कहा है। सर्वेश शुक्ला। ये देखिए घंटे जो लाठी कर दिए गए हैं, घंटे भी नहीं बजाए जा रहे हैं और 1 मीटर दूरी करके जो है दे करके दर्शन केवल दिया जा रहा है। बाहर गोले भी बने हुए हैं, सैनिटाइजर हर दुकान पे रखा गया है। टीका का स्वयं व्यवस्था है, टीका हम लोग नहीं लगाते हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिसका 5वां चरण जारी है। हालांकि इस 5वें चरण में केंद्र की ओर से रियायतें दी गई हैं और धीरे धीरे देश को पटरी पर वापस लाने के लिए देश को अनलॉक किया जा रहा है, जिसके चलते अनलॉक का दूसरा चरण जारी है। वहीं इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार से आम नागरिकों के लिए बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इस कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग अफरा तफरी में बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो लोगों में कोरोना का कोई डर नजर आ रहा है और ना ही प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाता नजर आ रहा है। बता दें कि ये वीडियो पालघर जिले के वसई विरार इलाके का बताया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया इलाके में सीएम के दौरे का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने हाथों में बैनर लेकर नाराजगी जताई। वहीं किसानों से मिलने के लिए सीएम रतिया पहुंचे हैं, लेकिन किसान संघर्ष समिति के सदस्यों को नहीं बुलाया गया। वहीं किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों का कहना है कि किसानों से मिलने के लिए रतिया आ रहे हैं सीएम, लेकिन उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। जबकि धान के मुद्दे को लेकर किसान संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी थी। हरियाणा के करनाल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल जिले में फिर से 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना के लगातार मामले सामने आने से जिले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 110 हो गई है और कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 60 से ज्यादा यहां कोरोना के एक्टिव केस हैं और वहीं जिले में 41 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और 2 की मौत हो गई है।
गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल दिख रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के खेमे में जाने वाले 3 विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बाकी बचे विधायकों को बचाने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के 22 विधायकों को सिरोही जिले के आबरोड के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। कांग्रेस को वहां क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है, इसलिए गुजरात कांग्रेस के 22 विधायकों की राजस्थान गुजरात सीमा पर आबू रोड के एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की गई है। सरकार द्वारा सामदाम दंड भेदनी नीतिनो उपयोग करीने कोरोनामां लोकोनी मदद करवानी होय, लोकोना जीव बचाववाना होय एवा समये आखी सरकार ने सरकारनुं तंत्र लोकप्रतिनिधिओने खरीदवामां, डराववामां, धमकाववामां व्यस्त छे। एवा संजोगोमां अमारा कोंग्रेसना धारासभ्यो अहींया मळ्या छे अने बधा चर्चा करीने आगामी समयनी रणनीति पण नक्की करशे અને સાથે સાથે અમારા બંને ઉમેદવારને વિજયી બનાવવાનું આયોજન પણ કરવામાં આવશે। पंजाब के भटिंडा में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आटे की बोरियों के नीचे छिपाकर भटिंडा लाई गई 19 क्विंटल चूरा पोस्त की 100 बोरियां बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आईजी भटिंडा रेंज जसकरण सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ ने गांव जिला में गुप्त सूचना के आधार पर एक कैंटर को रोका गया, जिसमें से 19 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किए गए। वहीं पूछताछ में दोषी ने बताया कि ये चूरा पोस्त राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एनसीपीसी एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया है। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕੁਇੰਟਲ 100 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। क्रिमिनल बैकग्राउंड है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ट्रांजिट ਸੀਗਾ। ਇਹ ट्रांजिट ਦਾ मतलब है कि ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।